हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है जो कि आपके एग्जाम के पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके और आप एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले अगर हम हमारे कंटेंट या सिलेबस की बात करते हैं तो यू हैव 4 यूनिट्स। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, हमें इसकी नीड क्यों होती है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ऐसी विजुअल क्या होती है, साइन सिग्नल सिंबल्स इनका क्या रोल होता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर बेसिक कंसेप्ट हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो इसमें हमें बिजनेस केसेस, प्रेजेंटेशन, लेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कैसे होता है, जो भी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हमें इसमें पढ़ना है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसे डिलीवर करते हैं, है ना। एकदम मैनेजमेंट वाली चीजें हमें यूनिट 2 में पढ़नी है। देन वी हैव यूनिट 3 जिसमें हमें बैरियर्स पढ़ने हैं कम्युनिकेशन के। बैरियर्स मतलब होता है रुकावटें, क्या क्या हमें रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्टर्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम, ये सारी चीजें जो हमें बिल्डअप करें। टीम क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, टीम बिल्डअप कैसे करती है, फीडबैक क्या है, कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे हमें मैनेज करना होता है, ये सारी चीजें हमें यूनिट 3 में पढ़नी है। इसके अलावा यूनिट 4 की बात करें तो नेगोटिएशन स्किल्स क्या होती है, नेगोटिएशन के टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, किस तरीके से जो सेलिंग स्किल्स होती हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें किस तरीके से खुद में इन्फ्लुएंस कर उन्हें अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यूनिट 4 के अंदर पढ़नी है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, बस इसे हमें डिस्क्राइब करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं आपसे अभी कम्युनिकेट ही कर रही हूँ और आप इसका फीडबैक कमेंट्स में देते हो, तो ये है कम्युनिकेशन। आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, ये है कम्युनिकेशन। आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, ये है कम्युनिकेशन। बेसिकली जब आप अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को या इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रेस करते हो, कम्युनिकेट करते हो किसी और के साथ, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बेसिक सी बातचीत। अगर कम्युनिकेशन वर्ड की बात करें कि इसका डेरिवेशन कहाँ हुआ है, तो ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डेरिव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन में इसे कम्युनिकेयर कहते हैं। कम्युनिकेयर वर्ड से ये निकला है क्या, कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग होता है इम्पार्ट, पार्टिसिपेट और कन्वे। यानी कि अगर आप तीनों मीनिंग को मिलाओगे तो इसका एक ही मतलब बनता है, इट मीन्स टू मेक कॉमन और शेयर, यानी कि किसी भी चीज को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा वे है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी से बात करना, लेटर लिखना, फेशियल एक्सप्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते लेकिन हम फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बना देते हैं कि सामने वाला समझ जाता है हमारी हाँ है या ना है किसी चीज को लेके, या हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स को किसी अदर वन के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन इसेंशियल है लोगों के लिए, ताकि वो लोगों से कनेक्ट हो सके, समझ सके, एक दूसरे के साथ रह सके। अगर डेफिनेशन की हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ट्रांसमिशन है या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम क्या क्या एक्सचेंज करते हैं सामने वाले इंसान के साथ या किसी भी पीपल के साथ। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, अब वो हम बोल के करें, लिख के करें या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि फोन्स वगैरह होते हैं, चाहे हम उससे करें। इसके अलावा जो कैथ डेविस है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, उसकी बातों को समझ रहा है, तो जो ये प्रोसेस है इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कौन कहता है, ये कहते हैं कैथ डेविस। अगर हम प्रोसेस की बात करें कम्युनिकेशन की, तो इसकी एक बहुत डायनामिक सी प्रोसेस है जिसमें कि आपका 7 स्टेप्स आते हैं, या फिर आप कह सकते हो 7 एलिमेंट्स आते हैं जो हम अब देखते हैं। जैसे कि सेंडर, इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सेंडर, ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करता है। अब चाहे ये वर्ड्स को बोले, चाहे टेक्स्ट लिख के करे, किसी भी अलग मीडियम से करे, लेकिन इसका जो मेन गोल होता है वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना होता है या फिर शेयर करना होता है रिसीवर के साथ, यानी कि जिसको आप करना चाहते हो। इन कोडिंग में क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने की आप कह सकते हो एक प्रोसेस होती है। इसमें ट्रांसमिशन होता है, आपको चैनल चूज करना होता है। चैनल मतलब टीवी वाला चैनल नहीं, चैनल मतलब मीडियम। इन्फॉर्मेशन को कैसे मतलब
बताना चाहते हो। क्या आप स्पीच दोगे, क्या आप मैसेज करोगे, क्या आप बोलोगे? तो ये सारी चीजें आती हैं इनकोडिंग में, जिसमें आपको अपने मैसेज को एक्यूरेटली कन्वे करना होता है ताकि सामने वाला बात को समझ सके। उसके बाद आता है मैसेज। जो भी मैसेज है, जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है कि हमें ये बात करनी है, वो कम्युनिकेट होगी। चाहे वो आप सिंपल सेंटेंस में लिखो, चाहे आप प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, बस ये होता है कि सेंडर को केयरफुली उस मैसेज को इतनी क्लियरिटी से बनाना होता है, इतनी क्लियरिटी से उस चीज को दिखाना होता है कि जो रिसीवर है वो उस चीज को समझ पाए। उसके बाद मैंने चैनल की बात की थी। चैनल मैंने आपको बताया कि कोई टीवी वाला नहीं, चैनल होता है एक मीडियम जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, उसे ट्रांसफर कराते हैं। हो सकता है ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, या हम किसी फोन कॉल पे बात करें, उसे ईमेल करें, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीविजन, इन सारी चीजों के द्वारा कम्युनिकेट करें। तो इसे हम कहते हैं चैनल्स। देन हम रिसीवर पे आते हैं। अब रिसीवर क्या करता है? रिसीवर होता क्या बेसिकली? जिसके पास वो मैसेज पहुंचा है, तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे? जो भी मैसेज आया है वो उसे पढ़ता है, फिर उसका रिस्पॉन्स करता है, उसे फीडबैक देनी होती है। तो उससे भी पहले डिकोडिंग की प्रोसेस होती है ऑब्वियसली। जब अगर सेंडर इनकोडिंग कर रहा है तो फिर रिवर्स प्रोसेस भी तो होगी ना। तो ये रिसीवर करता है डिकोडिंग, मैसेज की वर्ड्स को समझता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसको बताने के लिए भी उसे फीडबैक देना पड़ेगा। देन सबसे एंड में आता है फीडबैक। ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन होता है रिसीवर का कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस मैसेज को वो समझ पाया है या नहीं। तो ये एक स्टेप होता है जो देना ही होता है। फीडबैक आप दोगे तभी सेंडर समझ पाएगा कि आपको वो चीज समझ आई है या नहीं। फीडबैक काफी ज्यादा कभी कभी इमीडिएटली भी देनी पड़ती है, कभी कभी आप डिले भी कर सकते हो। ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस पे डिपेंड होता है। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन चेंज करने का, एक्सचेंज करने का लोगों के बीच एक मीडियम है या एक वे है जिसके द्वारा एक सेंडर अपने मैसेज को शेयर करता है, रिसीवर उस मैसेज को गेट करता है और फिर फीडबैक देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनहेंस रिलेशनशिप बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल? किस तरीके से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, उसे इनहेंस करती है। इसी के और में ऑप्शन है, व्हाट रोल डू फीडबैक एंड फीडबैक लूप्स प्ले इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक लूप्स का क्या रोल होता है? सबसे पहले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? जब ये वर्ड्स बार बार आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स बीइंग एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इज क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द पर्सन और पीपल यू आर टॉकिंग टू। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि आप इतने एबल हो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, और दूसरी बात, उस इंफॉर्मेशन को आप बहुत ही क्लियरली और ईजी तरीके से शेयर करो ताकि जो सामने इंसान है या जिससे भी आप बात कर रहे हो वो ईजिली उस चीज को समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। आप अपने थॉट्स और आइडियाज को एक ऐसे वे में एक्सप्रेस करो ताकि वो उस चीज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरी बात, आप एक एक्टिव लिसनर भी बनो, आप दूसरों की भी सुनो। अगर आप उनकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगे तो सामने वाला बंदा आपकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे रिलेशनशिप को इनहेंस करता है। देखो, पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को क्लियरली बता रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपसे इमोशनली अटैच होगा और आप दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन बनेगा। इसके बाद कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, सेम बात है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके बीच जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, और अगर होंगे भी तो आप डायरेक्टली अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे, जिससे कोलैबोरेशन बढ़ेगी। ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अगर आप बात सिर्फ ऑनेस्टी से, जो आप कहना चाहते हो आप ओपनली कहोगे, तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा आप दोनों के बीच और आप दोनों का एक हेल्थी रिलेशनशिप बनेगा जो काफी ज्यादा सिक्योर और रिस्पेक्टिव होगा। फिर इमोशनल सपोर्ट, अगर आप उसके सामने अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो तो सामने वाला इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा, वो भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, तो इससे आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट होगा जो आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाएगा। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली अगर आप क्लियरली बात कर रहे हो तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ये दोनों होती हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन अगर आप क्लियरली बात कर रहे हो तो आप इस तरीके के डिस्प्यूट से बच सकते हो। प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करूं तो देखो, टीम कोलैबोरेशन, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, क्लियरली बताओगे, क्लियरली अपडेट दोगे, तो जो टीम मेंबर है वो अपने गोल्स के लिए एक साथ काम करेंगे, तो इससे कोलैबोरेशन बढ़ेगा। ये टीम की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। देखो, हर एक टीम में अलग अलग टास्क होते हैं, अगर आप उन टास्क को समझ पाओगे, फिर इजीली अपने टीम मेंबर को समझा पाओगे, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और जो एरर्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेम है कि अगर आप क्लियरली बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें कम कर देगा। लीडरशिप इफेक्टिवनेस,
देखो स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, उन्हें अपने विजन, गोल्स और एक्सपेक्टेशन को क्लियरली बताना चाहिए। देन क्लाइंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप, अगर आप क्लाइंट के साथ या कस्टमर से इंटरेक्ट करो तो आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करो, क्लियरली बात करो, तो इससे वो आप पे ट्रस्ट करेगा। जो क्लाइंट है वो सेटिस्फेक्शन लेकर जाएगा। अब फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि किसी ने कोई बात कही है तो उसके बदले में आप उसे क्या फीडबैक दे रहे हो उस चीज के लिए, जो उसे रिप्लाई कर रहे हो, वो फीडबैक कहलाता है। अगर फीडबैक में हम बात करें कि वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक का मतलब ही क्या यही होता है कि जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर आपके मैसेज का क्या प्रभाव पड़ा है, उन्होंने उस मैसेज को रिसीव किया है, उससे क्या समझा है और वो क्या रिसिपेंट को बोलना चाहता है, वो फीडबैक में आता है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझना। फिर क्लियरिटी। फीडबैक के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो कि जो कम्युनिकेटर्स है उन्हें सब कुछ समझ आया है, वो मैसेजेस के अकॉर्डिंग सब कुछ समझ पाए हैं। अगर कुछ भी अनक्लियर और मिसअंडरस्टूड है तो वो भी फीडबैक में बता सकते हैं ताकि वो बाद में क्लियर हो जाए। इंप्रूवमेंट होती है ऑब्वियसली। फीडबैक टूल ही इंप्रूवमेंट का है कि अगर कम्युनिकेट करते वक्त कुछ गलत लगा है, वर्ड्स की चॉइस, टोन, ओवरऑल मैसेज स्ट्रक्चर, तो फीडबैक के बाद उस चीज में इंप्रूवमेंट होता है। फिर एडेप्टेशन, सेम वही चीज की, मतलब कभी कभी कुछ डायनेमिक सिचुएशन होती है जिसमें जो फीडबैक होता है वो इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करने का चांस देता है या वो इनके द्वारा ही अडेप्ट कर पाता है। अब एडेप्टेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इनहेंस रिलेशनशिप, अगर रेगुलर फीडबैक मिलती रहती है और ओपन कम्युनिकेशन होती रहती है तो इससे जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कंफर्ट होता है अपने थॉट्स को शेयर करने में। इससे इश्यूज भी प्रिवेंट होते हैं। अगर आप टाइमली फीडबैक दे रहे हो तो इससे जो इश्यूज होते हैं वो कम होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और कंफ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है कम्युनिकेटर्स के भी। एनकरेजमेंट बढ़ेगी ऑब्वियसली, अगर आप एक पॉजिटिव फीडबैक सर्व कर रहे हो, एनकरेजमेंट बढ़ती है उससे। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रस्ट को बिल्डअप करने में, अंडरस्टैंडिंग में और किसी भी कनेक्शन को बनाने में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फीडबैक भी सेम ही रोल प्ले करती है, वो भी इंप्रूवमेंट करती है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि आपको डिफरेंस बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो एक दो प्राइमरी वेज है जिसके द्वारा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं अनदर वन के साथ या फिर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम बोलकर, लिखकर अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन चल रही है, इससे डायरेक्ट बात कर पा रहा है, या फिर मैसेजेस, जो ऊपर मैसेजेस के सिंबल है वो भी है, या फिर ये मैसेजेस में एक साथ लगे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप वर्ड्स के द्वारा बोलकर या लिखकर अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो, चाहे आप सामने वाले से डायरेक्टली बात कर रहे हो या अपने मैसेज को टेक्स्ट कर रहे हो, तो ये आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको अपने शब्दों को चूज करना होता है, आपकी वॉइस की टोन क्या होनी चाहिए, बात करने का तरीका, आप चिल्ला के बात कर रहे हो या कामली बात कर रहे हो या प्यार से बात कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट ये सब इंक्लूड होना चाहिए। अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो इसमें कभी कभी क्या होता है, हम अपने मैसेजेस को बिना बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट से दिखाते हैं। इसमें हम बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ साइंस ऐसे देते हैं जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जिसके द्वारा हम ये सारी बातें बताते हैं। अब आप मेन बात देखोगे, जो मैंने पिक्चर्स में लगा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये वाला साइन है, इससे पता चल रहा है कि वो किसी को कह रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बताते हैं। अब इसके अलावा आप अगर इस चीज में एक और चीज देखोगे कि एक्सप्रेशन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, तो आप देखोगे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपनी मम्मा की साइड देख रहे हो, वो आपको आंख दिखा रही है, तो आप समझ जाओगे कि ये काम नहीं करना है, तो ये आई कांटेक्ट हो गया। अगर वो आपको हाथ से मना कर रही है, ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज है, वो अपनी मूवमेंट से बता रही है, बॉडी मूवमेंट से नहीं। लेकिन अगर वो अपनी आंखों से इशारा कर रही है कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप वो आंख देख के समझ जाओगे कि मम्मा इस चीज के लिए क्या कर रही है, मना कर रही है। तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा डिफरेंस करें तो सबसे मेन बात कि इसमें लैंग्वेज का यूज होता है, वर्ड्स का यूज होता है, सेंटेंस का यूज होता है, वॉइस का यूज होता है, ऑब्वियसली क्योंकि मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। बट नॉन वर्बल में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बता सकते हो आप क्या कहना चाह रहे हो। वर्बल कम्युनिकेशन में आप एक सिंगल चैनल यूज कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे आप सोशल मीडिया यूज करो, चाहे फेस टू फेस करो, और एक बारी में एक ही चीज कह सकते हो। लेकिन नॉन वर्बल में ऐसा नहीं होता है, इसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं। जैसा कि आप या तो हाथ से इशारा करके मना कर रहे हो तो वो बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हो तो वो आपका दूसरा चैनल हो गया। और कभी कभी क्या होता है, आई कांटेक्ट भी हो जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मदर वाला।
तो ये बहुत सारे चैनल्स हैं। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन या तो फ़ोन कॉल पे हो सकती है या आप फेस टू फेस कर सकते हो, लेकिन नॉन वर्बल कहीं पे भी हो सकती है, जिससे क्या होता है प्रॉपर्ली लोगों को समझ आ जाता है, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं नॉन वर्बली भी। इसके अलावा अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा लीनियर और वॉलंटरी होती है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो पहले आपको थॉट्स बनाओगे, फिर उसे सेंटेंस में फ्रेम करोगे और उसके बाद अपने मैसेज को डिलीवर करोगे। तो एक ये थॉट आउट प्रोसेस होती है कि पहले सोचो, फिर अपने वर्ड्स पे उसको सेंटेंस बनाओ कि हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उसके बाद आप डिलीवर करते हो उस मैसेज को। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में प्रोसेस होती है। नॉन वर्बल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कभी भी आप किसी को फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बात कन्वे कर सकते हो। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें थिंकिंग, प्रोसेसिंग और आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होती है, जो कि मैंने आपको बताया, सोचो फिर उस चीज को प्रोसेस करो। लेकिन जो नॉन वर्बल होती है अनकॉन्शियस लेवल होती है, ये एक्टिवली होती है। कोई इस बारे में सोचता भी नहीं है कि उसे 5 मिनट बाद क्या बोलना है या कुछ भी। अगर वो देखता है सिचुएशन ऐसी, उसे येस या नो करना है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से तुरंत बता देता है, उसके लिए उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। वर्बल कम्युनिकेशन इजीली डिकोड हो जाती है। ऑब्वियसली बात है कि आप जो कहना चाह रहे हो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, अगर आपने इजी लैंग्वेज यूज की है या फिर आप किसी से बात कर रहे हो तो अच्छे से कर रहे हो, तो आप जो पर्सन बोल रहा है उसको इजीली समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है, व्हाट दे वांट टू से। तो ये चीज आप जान सकते हो। लेकिन अगर हम वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आते हैं तो थोड़ा सा ना लिटिल हार्डर हो जाता है कि आप सामने वाले की बात को समझो। कैसे? देखो, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इन पे आपको अटेंशन देना होता है। ऑब्वियसली आप उसको इशारा कर रहे हो आंखों से कुछ, अब वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा कि क्या कह रहा है, हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, जाने के यार क्या बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये चीज इसमें थोड़ी सी हार्ड होती है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में फेयरली इजी होती है, मतलब थोड़ी इससे इजी रहती है। सो एट दैट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि ये दो कम्युनिकेट करने के जरिए हैं। एक में आप वर्ड्स का यूज कर सकते हो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। वहीं अगर आप नॉन वर्बल की बात करो तो इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो। दोनों ही इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के, क्योंकि कभी कभी आप बोल नहीं पाते लेकिन आंखों से सब कुछ जता देते हो कि नहीं भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप 4 लोगों में खड़े हो, आप मना नहीं कर पा रहे, अगर आपने अपने दोस्त को आई कांटेक्ट कर दिया कि नहीं हाँ मत बोल भाई इस चीज के लिए, तो वो चीज वहां पर एक्टिवली समझ आ जाती है। तो ये दोनों ही इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन सेलिंग टू डिफरेंट ऑडियंस। जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं ऑडियंस के बीच, तो उसमें एडेप्टेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसी के और में क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर सेलिंग आइडियाज टू पीर ग्रुप्स और टीममेट्स। कि ऐसी कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं आइडियाज को सेल करने में किसी भी ग्रुप और टीममेट्स में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडेप्टेबिलिटी क्या होती है। देखो, एडेप्टेबिलिटी इन सेलिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन टू एडजस्ट देयर अप्रोच, स्ट्रेटेजीज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर और सिचुएशन। यानी कि एडेप्टेबिलिटी इन सेलिंग की हम बात करें तो ये एक सेल्स पर्सन की एबिलिटी को दिखाता है कि वो किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल, अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी अप्रोचेस द्वारा जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को कैसे समझेगा या उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे समझाएगा। क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, कस्टमर चेंज होंगे, कस्टमर के प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक सिचुएशन को हैंडल करे और उनकी नीड्स को समझे। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें हम, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स नीड्स। डिफरेंट ऑडियंस की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो सेल्स पर्सन को उनकी अप्रोचेस, उनकी डिमांड्स अकॉर्डिंगली समझनी पड़ेगी, तभी वो ग्रुप में काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। उसके बाद बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन। एडेप्टेबिलिटी इनेबल सेल्स पर्सन टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन विद डाइवर्स ऑडियंस। जो ये डाइवर्स ऑडियंस है, क्या इनेबल करती है वो, कि जो ये सेल्स पर्सन है वो अलग अलग जो ये डाइवर्स ऑडियंस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए। डाइवर्स ऑडियंस यू नो कि अलग अलग जगह की अलग अलग लोग, सबके अलग अलग थॉट्स, तो उनसे अगर वो इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट करता है तो वो उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप कर पाएगा। इसके बाद कस्टमाइजिंग सॉल्यूशन। अडेप्टिंग टू डिफरेंट ऑडियंस हेल्प इन कस्टमाइजिंग सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स। दिस इंश्योर दैट द ऑफरिंग अलाइन परफेक्टली विद द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। तो ऑब्वियसली बात है कि उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा, जो भी वो सेल कर रहा है तो उसे कस्टमर्स को उनके प्रेफरेंस और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंश्योर करना पड़ेगा। फिर मैक्सिमाइजिंग सेल्स अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली सेल्स प्रोफेशनल आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को। फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एडेप्टेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ सेल, कि आपने एक सेल कर दी बस एडेप्टेबिलिटी खत्म, नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें कस्टमर की हेल्प करनी होती है, उनके साथ लॉयल्टी से उन्हें रिस्पॉन्स करना होता है, जिससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है और फिर बिजनेस रेफरल्स इस तरीके से रिपीट होता रहता है। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर सेलिंग आइडियाज टू पीर ग्रुप और टीममेट। स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए
कि आपकी अगर कम्युनिकेशन क्लियर है तो आप अपने आइडियाज को अपने टीममेट्स को एक सिंपल लैंग्वेज में बता पाओगे। एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने पॉइंट को रिलेट कर पाए और सबको समझा पाए। फिर अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपको अपना आइडिया बताने के बाद अपने टीममेट के इंटरेस्ट, कंसर्न और नीड्स को भी समझना होता है ताकि आप उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को सही कर सको और उन्हें बता सको। क्लियर और सिंपल प्रेजेंटेशन दो, कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल तरीके से उन्हें प्रेजेंट करो ताकि वो बेनिफिट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो सारी चीजें समझ सके। एनकरेज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहिए। फीडबैक, सजेशन, कोलैबोरेशन करनी चाहिए। इससे क्या होता है, ऑनरशिप और इंक्लूसिविटी जो होती है टीममेट्स के बीच वो बढ़ती है। देन कॉन्फिडेंस एंड पैशन, ऑब्वियसली अपना जो आइडिया है उस आइडिया को कॉन्फिडेंस के साथ टीम के सामने प्रेजेंट करो, क्योंकि पैशन जो होता है वो कंटेशियस होता है, तो ये दूसरों को भी इंस्पायर करता है। तो कॉन्फिडेंट होके अपनी चीज को बताओ। देन विजुअल एड्स, जैसे कि आप चार्ट, ग्राफ और प्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हो एक्सप्लेनेशन के दौरान, ताकि आप अपने मैसेज को इजीली कन्वे कर सको एक इफेक्टिवली तरीके से। इससे ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहेगी। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो सेलिंग आइडियाज होते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम। एक ग्रुप और एक टीम के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। डिस्कस हाउ इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प बिल्ड अ टीम, किस प्रकार से जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो एक टीम के बिल्ड होने में हेल्प करती है। ग्रुप और टीम ये दोनों ऐसे वर्ड है जो आपने सुना होगा। ग्रुप की बात करें तो ये कई इंडिविजुअल का एक कलेक्शन होता है जिसमें वो सब आते हैं कॉमन पर्पस के लिए और अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। वहीं अगर हम एक टीम की बात करें तो एक स्ट्रक्चर बेस्ड टीम होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं। ये ग्रुप का एक फॉर्म होती है और इसमें वो साथ में मिलकर काम करते हैं। दोनों फॉर्म इंडिविजुअल से ही हुए हैं, दोनों का मेन काम वर्क करना ही है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप की बात करती हूँ तो ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स दैट केम टुगेदर फॉर शेयर्ड पर्पस और इंटरेस्ट। कुछ लोगों का ये ग्रुप होता है ऑब्वियसली। इसमें कुछ लोग आते हैं जिनका एक ही मकसद होता है, मेनली एक छोटा सा काम करना। ये ग्रुप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप, वर्क, हॉबीज, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। इसमें मैं सबसे एक आम एग्जांपल दूंगी आप लोगों को। स्कूल टाइम पे असाइनमेंट्स मिलते थे या प्रोजेक्ट मिलते थे जिसमें मैम रोल नंबर वाइज ग्रुप बना देती थी कि 1 to 5 रोल नंबर को इस टाइटल पे बनाना है, 6 to 10 इस पे। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनते थे। अब उस ग्रुप में आप लोग आते थे, अपने काम को करते थे और वो ग्रुप वहीं खत्म। सब मिलके प्रोजेक्ट बनाया, एक दूसरे की हेल्प की और खत्म, मार्क्स मिल गए। वहीं अगर टीम की बात करते हैं तो टीम भी लोगों का एक ग्रुप होता है, लेकिन उन सबका मोटिव एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है। उन्हें पता होता है उन्हें इस चीज के लिए काम करना है, अपनी स्किल्स और अपनी आइडियाज कंट्रीब्यूट करने हैं टीम की सक्सेस के लिए, और सबको हार्डवर्क करना होगा। अब इनके बीच अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो, मैंने बताया कि इनका कॉमन पर्पस और इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हर एक मेंबर का जो गोल और ऑब्जेक्टिव होगा ग्रुप के अंदर वो अलग होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो सारे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने आए हैं, लेकिन सबके माइंड में अलग होगा। मैं तो ये करना चाहता हूँ, दूसरा सोचेगा मैं वो करना चाहता हूँ। उनका कोई मेन ये नहीं है कि एक ही गोल है। वहीं अगर हम टीम की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक गोल्स के लिए ही आते हैं। उन्हें पता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। ये सक्सेस को अचीव करने के लिए करते हैं। ग्रुप में इंडिपेंडेंटली तरीके से मेंबर्स अपना काम कर सकते हैं, लेकिन टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें एक एक काम के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद मेंबर्स में हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दीज रोल्स में नॉट बी स्पेसिफिकली डिफाइंड और कोऑर्डिनेटेड। मैंने बताया ग्रुप प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो सबको डिफरेंट डिफरेंट काम मिलेगा कि तू थर्माकोल लेके आ, तू चार्ट पेपर लेके आ, मैं स्केच पेन्स लेके आता। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें ये सब कुछ समझाया ही जाए, डिफाइन किया जाए। अगर एक बंदा नहीं आता तो कोई दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग काम कर लेगा। ठीक है, वो नहीं आया, मैं ही कलर ले आता हूँ। लेकिन टीम में जो मेंबर्स होते हैं उनको क्लियरली बताया होता है कि आपको ये पीपीटी तैयार करनी, ये प्रोजेक्ट है आपका। इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं वो अपने काम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जो टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे के लिए और पूरी टीम की परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होते हैं। वहीं फिर अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से बस प्रोजेक्ट बनना चाहिए, चाहे उसमें एफर्ट एक ही इंसान का, वो कोई बात नहीं। लेकिन टीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो कलेक्टिवली जानी जाती है। अगर 20 लोगों की टीम है तो उस टीम में 20 के 20 बंदों ने काम किया और तब कंपनी ने गोल है वो अचीव किया। ये कुछ पॉइंट्स है टीम और ग्रुप के बीच डिफरेंसेस के। आपको कुछ और पता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ये बहुत सारे हैं, मैंने आपकी अकॉर्डिंग लगा दिए थे। आपको पता है कि
कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ग्रुप में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन टीम की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन काफी ज्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि कम्युनिकेट के द्वारा ही आप इंटरेक्ट कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, उसे शेयर कर पाओगे, और इससे डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो इजीली होती है। ग्रुप में आप देखोगे लीडरशिप नहीं होती, जरूरी नहीं है किसी को लीडर बनाया जाए, लेकिन टीम में एक लीडर जरूर होता है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जो सारी फैसिलिटी देखता है और अपनी टीम को इंश्योर करता है बाकी सारे कामों के लिए। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें कि किस तरीके से एक टीम के बिल्डअप में हेल्प करती है, सबसे पहले कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा इसेंशियल होती हैं। अगर आप क्लियर और इफेक्टली तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो टीम मेंबर आपकी बात को समझ पाएंगे, ताकि उन्हें क्लियरली अपने रोल, अपने टास्क और अपनी एक्सपेक्टेशन पता चल सके। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीम में देखो कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी टीम हो, उसमें कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि उनके मेंबर्स एक्टिवली सुने भी, नेगोटिएशन भी हेल्प करे कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करने में। अगर जो टीम मेंबर है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्टफुली झेलेंगे तो जो इश्यूज आगे चल के होने वाले होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं और एनवायरमेंट अच्छा हो जाता है। रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को टीम मेंबर के बीच बिल्डअप करता है, जैसे कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एम्पैथी। एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है किसी भी टीम के काम के लिए। टीम कोहेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी। अगर यूनिटी है पूरी टीम के बीच तो वो बहुत इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। बेशक उनके पर्सपेक्टिव अलग हो, डाइवर्स हो, लेकिन वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, यूनिटी से चलते हुए सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। देन लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन। देखो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपको पॉजिटिव वे में निभानी होती है। आप अपनी टीम को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, गाइड करो। अगर आप इस तरीके से गाइड करोगे तो वो भी अपना कोलैबोरेशन दिखाएंगे। और टीम एक इफेक्टिव तभी होती है जब हर एक इंडिविजुअल वहां पर अपने आइडियाज, अपने वर्क को बता पाए, उसे एक्सप्रेस कर पाए। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर एक टीम स्मूथली काम कर रही है तो जो प्रोडक्टिविटी है टीम की या प्रोजेक्ट की वो भी इंक्रीज होगी, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। एट द एंड, इन कंक्लूजन, ग्रुप इंडिविजुअल का एक कलेक्शन होता है जिसके वैलिड गोल्स होते हैं, लेकिन जो टीम होती है वो किसी एक गोल के लिए काम करती है। और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, एम्पैथी, ये सारे के सारे टीम के बिल्डअप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Question number 6 है, you have been assigned with preparing a report for a government agency that summarize the findings of a research study on the effectiveness of a public health campaign done by your organization. What parts would you end in the report to clearly communicate the research process, data analysis and conclusion to guide policy decision? तो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि आप असाइन हुए हो एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और वो रिपोर्ट आपको किसके लिए प्रिपेयर करनी है? एक गवर्नमेंट एजेंसी के लिए करनी है। जिसमें आपको क्या लिखना है? आपको रिसर्च स्टडीज लिखनी है। एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन हुआ था आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, आप किसी संगठन से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी रिसर्च स्टडी आपको समराइज करके उस रिपोर्ट पे लिखनी है। आप रिपोर्ट में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स लिखोगे या कौन से पार्ट्स को ऐड करोगे जिससे जो रिपोर्ट है उसमें उस कैंपेन का क्लियरली कम्युनिकेट, मतलब उसमें पता चले कि क्या प्रोसेस थी, कैसे डाटा एनालाइज हुआ, क्या क्या कंक्लूजन है, क्या पॉलिसी डिसीजन है, इन सारी चीजों को आपको लिखना है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ रिपोर्ट की, तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटर टाइटल, पोजीशन और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस आता है। उसके बाद ऑब्वियसली रिसिपेंट नेम, फिर टाइटल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर एड्रेस, सब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। सैल्यूटेशन के बाद आपको नॉर्मली शुरू करना है इंट्रो के साथ, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन पार्ट। इंट्रो में जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना होता है, थोड़ा सा इंट्रो सा देना होता है कि किस बारे में है, क्या है इस रिपोर्ट में। फिर बॉडी में आप मेन चीज पर आते हो, क्या क्या आपने ढूंढा, क्या आपको ऐसा लगा जो आपको लिखना चाहिए, कोई डाटा, कोई एग्जाम्पल जिससे आपकी रिपोर्ट इफेक्टिव लगे। और उसके बाद कंक्लूजन में ऑब्वियसली आपको वो सारी जो चीजें हैं उसको समराइज करना है, कंक्लूड करना है। एंड में वही सिग्नेचर और रिपोर्टर राइटर्स नेम कि किसने रिपोर्ट लिखी है। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर सॉल्व किया है, तो ऑब्वियसली आपको ये बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में ही लिखनी है। इसके बाद सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, एड्रेस है। नेम नहीं दे रखा था तो मैंने XYZ यूज किया है, आप ABC लिख सकते हो, और अगर नाम दे रखा है तो आप नाम लिख सकते हो। इसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर वही नेम, डॉक्टर अनुभव राज, एसोसिएट प्रोफेसर। पूरा एड्रेस आपको लिखना है, ये एड्रेस होता है रिसिपेंट्स का। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें मेंशन था, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ कैंपेन रिसर्च स्टडी रिपोर्ट। फिर सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, और फिर इंट्रो। इंट्रो में जो भी टॉपिक होगा, यहाँ तो मैंने
टॉपिक लिया है, आपको जो टॉपिक मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रो बनाना है कि ये रिपोर्ट में हम इस रिसर्च स्टडी को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन के क्या क्या इफेक्टिवनेस रही, क्या क्या रिसर्च के दौरान हमने फाइंड अप किया, ये सारी चीजें लिखेंगे। फिर मेथोलॉजी कि किस किस मेथड से मैंने यूज किया, क्या क्या डाटा कलेक्शन हुआ है, क्या क्या चीजें थी, सारे लेवल, सारे हेल्थ आउटकम्स आप लिखोगे। फिर क्या क्या आपको पता चला, ये सारा आएगा। आप इस तरीके से हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बुलेट पॉइंट का यूज करके 1 2 3 यूज करके आप आगे लिख सकते हो। जो भी डिस्कशन हुआ, क्या क्या पॉलिसी में इम्प्लीकेशन हुई, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, हेडिंग टू हेडिंग, वरना बुलेट पॉइंट्स के द्वारा। एंड में उसे कंक्लूड करना है और जिसने रिपोर्ट लिखी है उसके नाम के बाद इसको खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बिजनेस लेटर टू अ वेंडर सीकिंग क्लियरिफिकेशन ऑन एन इनवॉइस दैट सीम टू कंटेन एरर्स, रिक्वेस्ट अ थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। तो ये बिजनेस लेटर है जो कि आपको लिखना है। अब इसमें जो मेन बात है फॉर्मेट की होती है। टॉपिक चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आप उसे इजीली कर सकते हो। अगर मैं इसमें फॉर्मेट की बात करूँ तो ऑब्वियसली सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर आती है डेट, फिर जिसको आप दे रहे हो रिसीवर एड्रेस, फिर वही सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी और एंड में कंक्लूजन आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको अभी बताऊं। सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो देखो एड्रेस दे रखा है, एड्रेस 3 लाइन में कंक्लूड किया है। पहले आप लिख सकते हो हाउस नंबर मेरा ये है, उसके बाद आपका जो एरिया हो और फिर एरिया का पिन कोड, उसके बाद आप डेट लिखोगे, रिसीवर के बारे में लिखोगे, फिर आपको सैल्यूटेशन देनी है, सब्जेक्ट मेंशन है कि आपको डिटेल क्लियरिफिकेशन चाहिए इस चीज की जो भी आपके क्वेश्चन में हो, फिर सर मैडम के साथ आपको शुरू करना है। ये बेसिकली एक नॉर्मल लेटर की तरह होता है। इंट्रो, बॉडी, कंटेंट लिख के इस चीज को आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि लेटर में बोला गया है कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, ये मेरे को 9 अप्रैल 2022 को रिसीव हुआ था, इसमें कुछ एरर्स है जो मुझे लग रहे हैं, ये सब कुछ चेक करना चाहिए। जैसे कि एक ट्राइपॉड है, एक मिनी स्पाई वाईफाई मैग्नेट कैमरा है, एक टर्बोमैक्स अम्ब्रेला लाइट है और स्टूडियो। तो इस चीज को आपको बताना है कि इसमें कुछ चीजें हैं, क्या क्या कॉस्ट थी इसकी, तो आप कॉस्ट लिख सकते हो 3500। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये एरर्स है, तो आप एक बार इसे देखिए। एंड हम करते हैं वो आपको रिक्वेस्ट के साथ करना है कि भाई आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू इस मैटर, कि इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दो, जल्दी से जल्दी मुझे एक नेसेसरी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करवाओ। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड करोगे, फिर आप बोलोगे थैंक यू, आप इस मैटर पे अटेंशन दोगे, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जब भी आप करना चाहो, बिल्कुल आप फ्री हो। व्हेन यू वांट टू कॉल मी एनी टाइम, ऐसे लिख के इस चीज को आप कंक्लूड करोगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, मैं आपके रिस्पॉन्स की राह देखूंगा। एंड में अपना नेम नहीं है तो वही XYZ या आप ABC लिख के भी उस चीज को कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्यूमरेट अ फ्यू नेगोटिएशन स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसी की और में क्वेश्चन है, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ नेगोटिएशन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। तो क्वेश्चन में आपसे पहले क्या पूछा गया है कि कुछ नेगोटिएशन स्ट्रेटेजीज को आपको बताना है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है। और इसी के और में क्वेश्चन है कि जो नेगोटिएशन स्किल्स होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ को डेवलप करने में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है। इससे पहले तो नेगोटिएशन स्किल क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो नेगोटिएशन स्किल कुछ एबिलिटीज और टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम जब डिफरेंट पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होता है तब करते हैं। तो ग्रुप की बात हो रही है, जैसे कि 2 अलग अलग कंपनीज और अगर वो साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब जो एबिलिटीज और टेक्निक्स यूज होती है उन एग्रीमेंट के टाइम पे, उसे हम नेगोटिएशन स्किल्स कहते हैं। इस स्किल्स में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसुएशन, कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर हम इन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो सबसे पहले होती है प्रिपरेशन। जब भी किसी भी हम सब्जेक्ट को रिसर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे गोल्स को समझना होता है। उसके बाद हमें जो अदर पार्टी है हमारे सामने, जो हमारी कंपनी के सामने अदर पार्टी है जिसके साथ हम म्यूचुअली जुड़ रहे हैं, उसके इंटरेस्ट और उसकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। तभी हम स्ट्रेटेजिकली तरीके से उन चीजों को कर पाएंगे या इनेबल हो पाएंगे, इतने कि हम उनके तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। उसके बाद हमारे अंदर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए कि हम जो अदर पार्टी है उसके पर्सपेक्टिव को, उसके चीजों को अच्छे से समझ सके। हमें ध्यान से एक्टिवली सुनना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए हमें क्वेश्चन को पूछना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी क्या नीड्स है, उनके क्या कंसर्न्स है हमें पता होते हैं। देन क्लियर कम्युनिकेशन, हमें हमारे आइडियाज, अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रायोरिटी को क्लियरली उनके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें ओवर स्मार्ट ना बनते हुए सिर्फ सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो वो अवॉइड हो और दोनों पार्टीज के बीच जो बात हो वो बहुत इजीली हो सके। देन मेंटेन कंपोजर, हमें बहुत कामली तरीके से हर चैलेंजिंग सिचुएशन में खुद को काम रखना चाहिए और उस सिचुएशन से निकलना चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ये बहुत जजमेंट हो जाते हैं और हमारी कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, हमें उनकी स्पेसिफिक डिमांड क्या है या वो क्या चाहते हैं इस पे फोकस रहना चाहिए।
सर्टेन पोजीशंस पे नहीं, क्योंकि वो अनदर पार्टी की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और इससे बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव और एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहेगा तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसके बाद ये डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल, जो नेगोटिएशन होते हैं, अगर हम ध्यान से सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग है हमारी, हम बहुत इजीली कुछ सुन पा रहे हैं, तो नेगोटिएशन में क्या क्या आता है? एक्टिव लिसनिंग, क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज, परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो ये सब कुछ हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करने के लिए होता है। हमारे जो ओवरऑल कम्युनिकेशन एबिलिटीज है इससे इंप्रूव होती है, और हर एक इंडिविजुअल को ये इतना अलाउ करती है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए हर एक सिचुएशन में। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल नेगोटिएशन होता है उनमें क्या रिक्वायर होता है? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, क्योंकि यही किसी की एबिलिटी और किसी की पोजीशन को दिखाता है। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो नेगोटिएशन होता है इसके अंदर हर पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को ये दिखाता है। इंडिविजुअल के अंदर जो उनकी क्रिटिकली, क्रिएटिवली और एनालिटिकली किसी भी चीज को सोचने की नीड है, या फिर किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को फेस करते निकलते, ये इस चीज को बता, यानी कि ये जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको इंप्रूव करता है। देन स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, नेगोटिएशन में और क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन को बनाना, डिसीजन लेते वक्त एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और प्रायोरिटीज उनके पास होनी चाहिए। इससे क्या इंप्रूवमेंट होती है? उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट होती है, और आगे से वो और इफेक्टिव चॉइस चुनते हैं अलग अलग सिचुएशन में। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, सक्सेसफुल नेगोटिएशन ऑफ्टन हिंज ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। देन कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्किल्स, ऑब्वियसली नेगोटिएशन, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एक इसेंशियल फॉर्म है। ये स्किल्स एक वैल्यूएबल होती है ताकि जो पर्सनल इन रिलेशनशिप है और जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है हम उसको बैलेंस कर पाए। हम हर एक इंडिविजुअल को ये आना चाहिए कि हाउ टू हैंडल कन्फ्लिक्ट, नहीं अच्छे तरीके से हम उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन जो स्किल्स है उसको भी हमारे अंदर डेवलप करता है। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन को ही रिफाइन नहीं करता, बल्कि हमारी एबिलिटी को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी एक शेप देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्कप्लेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एक मॉडर्न वर्कप्लेस पे क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, आपको इसे बताना है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना होता है, जैसा कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कोई भी अदर डिजिटल डिवाइस। इसमें हम अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए भी कितनी सारी एप्स हैं, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, और सोशल मीडिया तो है ही, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, है ना, हमारे पास। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनसे इजीली बात कर पाते हैं, वीडियो शेयर कर पाते हैं। बहुत सारे मल्टीमीडिया कंटेंट है, हम एकदम क्विकली सेंड कर सकते हैं और फीडबैक भी उनसे तुरंत ले सकते हैं। अब अगर हम इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो स्पीड और एफिशिएंसी, ऑब्वियसली बात है, ईमेल करो आप कोई मैसेज या कोई भी चीज तुरंत पहुंच जाती है, मैसेजेस भी क्विकली सेंड हो जाते हैं। तो ये जो वर्क करता है काफी ज्यादा फास्ट करता है, ठीक है। इससे आप अपनी चीज को कन्वे भी इजीली कर सकते हो और उसका रिप्लाई भी आपको जल्दी से मिल सकता है। इसके बाद असेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप कहीं पे भी बैठो, कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में आप तुरंत एक मैसेज करोगे और वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, हम पोस्ट करें, कुछ लेटर लिखें, फिर वो कब जाएगा, तो ये सारे जो ये ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं इसको कम करता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग देखेंगे। देखो, मैसेजेस जो होते हैं उसे आप बैकअप के तौर पर अपने पास स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ट्रैकिंग हो सकती है इसके द्वारा, आप रिकॉर्ड कर सकते हो कोई चीज, अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो आप फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा काम की है। इसके बाद इनहेंस कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। जैसे कि आपके पास काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। वो टीम्स के बीच एक काफी ज्यादा बेटर कोलैबोरेशन करता है। जैसे कि कि जब भी अभी कोविड का टाइम पीरियड आया था तो सारे गूगल मीट पे मीट करते थे, वीडियोस भी ऑन होती थी, तो इससे भी जो कनेक्टिविटी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होता है। देन ग्लोबल रीच की बात करें तो ऑब्वियसली आप यहाँ बैठ के लंदन में बैठे आदमी से बात कर सकते हैं। ग्लोबल जो इसकी रीच है वो बढ़ती है।
चाहे आप किसी भी लोकेशन में हो, कहाँ पे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, चाहे टीम हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिफरेंट लोकेशन पे हो, इनका कोलैबोरेशन बहुत इजीली हो जाता। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी है, जैसे कि मिस इंटरप्रेशन। आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आप सामने वाले बंदा जो आपकी बात सुन रहा है, यानी कि जो रिसीवर है, उसे पता है आप किस टोन में बात कर रहे हो, आपकी बात करने का तरीका क्या है। कभी कभी जब हम मैसेज लिखते हैं, बेशक हमने वो नॉर्मल मूड में लिखा हो, बहुत इजीली एक अच्छे से लिखा हो, लेकिन सामने वाला बंदा उस चीज को कैसे पढ़ रहा है, उसमें आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो क्या दिख रही है, वो आपको नहीं पता। आपने मैसेज लिखा है अच्छा ओके, अब वो अच्छा ओके को सोचेगा ये नाराज हो गया, एटीट्यूड दिखा रहा है, ओके लिख रहा है, तो बहुत इजीली मिस इंटरप्रेशन हो जाता है, जिससे कि रिलेशन पे फर्क पड़ता है। देन लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन, ऑब्वियसली पर्सनल कनेक्शन कम हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे, ये बात है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो खत्म होता जाता है, क्योंकि एक हो रहा है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन, आप बातचीत कर रहे हो, सामने वाले को समझ रहे हो। जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बताया कि आपका कैरेक्टर कोई ऑनलाइन कैसे जज कर रहा है आपको नहीं पता, तो ये पर्सनल कनेक्शन की थोड़ी यहाँ पर हमें कमी दिखती है। देन टेक्निकल इशू भी होते हैं, कभी कभी कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो जाते हैं, जिससे कम्युनिकेट करते वक्त डिसरप्शन हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाते हो आप, और इससे क्या होता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मान लो आप आए हो ओवीएस पे क्लास ले रहे हो, या आप स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं उससे आप लाइव जुड़े हुए हो, अपनी टीम को कुछ समझा रहे हो, सडनली लाइट जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, अब ये बीच में खराब हुआ, तो इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, आपको गुस्सा आता है कि काम रुक रहा है। तो ये टेक्निकल इशू भी डिसएडवांटेजेस लेकर आते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे कि डाटा ब्रीचेस में आपको पता है आजकल ये हैकिंग कितनी ज्यादा बढ़ रही है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुरंत लीक हो जाती है, तो ये इससे क्या होता है जो बिजनेस होता है या जो भी टीम होती है उस पर काफी गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, उसको कन्वे करने में डिफिकल्टी होती है, आप इतना बड़ा मैसेज लिख नहीं सकते हो, और अगर आप वॉइस नोट भेजोगे 10 मिनट का तो कोई नहीं सुनता उसे ऑब्वियसली, तो कुछ कंसेप्ट अनक्लियर रह जाते हैं। फोकस और अटेंशन का भी लॉस होता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आपको क्या पता कोई की बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, तो इससे जो आपकी वर्क की क्वालिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है। इमीडिएट फीडबैक भी नहीं मिल पाता, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है रिस्पॉन्स का, कब होगा। आप देखो फेस टू फेस डिस्कशन है तो कोई आपको बोल देगा कि ठीक है मैं 2 दिन में जवाब देता हूँ, या फिर आपकी पीपीटी आपकी प्रेजेंटेशन से एकदम इफेक्ट होकर कहता है वाओ चाहे हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऑनलाइन में ये चीजें ना, जो फीडबैक होता है थोड़ी इसकी लैकनेस हमें देखने को मिलती है, जो प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। आपको इसके कोई और डिसएडवांटेजेस पता हो तो आप वो लिख सकते हो, या एडवांटेजेस पता हो तो वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक अच्छा मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत स्पीडली एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन इससे कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है जो काफी ज्यादा एक गलत इफेक्ट डालती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कमेंट ऑन द फॉलोइंग। आपको कमेंट्स करने किस किस पे, विजुअल कम्युनिकेशन, 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की, इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो वो आप इमेजेस का यूज करके, चार्ट्स का यूज करके, ग्राफ्स का यूज करके, या कोई भी अदर जो विजुअल एलिमेंट्स है उसका यूज करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो या कन्वे करते हो। इसमें मैसेजेस वगैरह नहीं होते, सिर्फ वर्ड्स का यूज नहीं होता बल्कि उसके साथ ग्राफ का भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये आपको कुछ अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और इससे आप प्रोजेक्टर पे चाहे प्रेजेंटेशन हो के मीडियम से अपने मैसेज को कन्वे करते हो। ये काफी ज्यादा पावरफुल टूल है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, अपने कंसेप्ट को एक इफेक्टिव वे में समझाने का। इसमें प्रेजेंटेशन भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, कोई भी कितना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, उसे बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसकी बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो और एनिमेशन, फोटोग्राफी और इमेजिंग, डिजिटल मीडिया, और उसके साथ साथ चार्ट्स एंड इन्फोग्राफिक्स। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली बात है विजुअल मैसेजेस में क्या होता है, आप चाहे कितना भी टॉपिक खराब हो आप उसको बहुत इजीली उस इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सकते हो। ये पिक्चर के हेल्प से या ग्राफ के हेल्प से आपको एक इजियर वे में जो भी सामने वाला टॉपिक है या सामने वाला डिस्कशन है वो इजीली आपको समझ आएगा, और आप उस चीज को समझ के अपने आइडियाज भी दे सकते हो। देन इंक्रीज एंगेजमेंट। इंक्रीज एंगेजमेंट की बात करें तो आप
अगर कोई इमेज देख रहे हो, ग्राफिक्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आप बहुत इजीली उस चीज को समझ पाओगे और खुश होके समझोगे। अब मैं आ रही हूँ और मैं आपके सामने बस ऐसी लेक्चर देना शुरू कर दे रही हूँ ऐसे ऐसे, तो वो आपको एक टाइम पे आके बोर कर देगा। और उसी के अलावा अगर इस चीज से हटके मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, कुछ एनिमेटिक वीडियो दिखा रही हूँ, तो उससे आपको बहुत इजीली समझ आएगा और जो इंगेजमेंट है लोगों की वो इंक्रीज होएगी। ऑडियंस की अटेंशन को आप इस चीज से बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो। देन क्विक कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली आप रिपीटली अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। आप चार्ट के द्वारा उसे दिखा सकते हो कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ या मैं ये बता रहा हूँ, और इससे दोनों का टाइम बचता है, चाहे वो क्रिएटर हो चाहे वो ऑडियंस हो। मेमोरेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें ज्यादा याद रखती है। आप एक वीडियो देख के समझ रहे हो कोई चीज और एक आप किताब पढ़ रहे हो, तो आपने जो वीडियो देखी है ना उसमें जो पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगे। इससे क्या होता है, आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर रहती है। देन इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, ऑब्वियसली विजुअल्स काफी ज्यादा पावरफुल टूल्स है अपनी कहानी को बताने के लिए। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप रिलेटेबल कर सकते हो ऑडियंस के साथ अगर आप उसे जर्नी की तरह बता रहे हो तो। फिर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट हो गया या क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हो गया, ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करो तो आप डाटा एनालाइज करके चार्ट और ग्राफ में अपने डाटा को बताकर एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि ये पैटर्न है, ये साइट्स है, ये ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर क्रिएटिविटी की बात करूं तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है। डिजाइनर, आर्टिस्ट, कम्युनिकेटर्स विजुअली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने अलग अलग आइडियाज, अपनी अलग अलग चीजें। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट ये पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत इजीली अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, जिसको इसलिए बनाया गया ताकि अगर आप अपनी किसी से बातचीत कर रहे हो या कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो क्लियरिटी से कर पाओ। अब ये 7 C's क्या है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कॉर्टेसिम। एक क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो हमें क्या बोलती है कि यू शुड हैव टू ग्रेशियस और रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अदर। यानी कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको उससे बात करते हुए उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। आप उससे रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करो, तो चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर, दोनों को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी चाहिए। इससे कम्युनिकेशन अच्छी होती है। देन इसके बाद कंसिडरेशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कम्युनिकेशन का, कि अगर कोई जिस वे में आपसे जो बात कर रहा है आप भी उससे उसी वे में बात करो। जैसे कि अगर वो आपसे एटीट्यूड में है तो आप भी उससे सेम उसी एटीट्यूड में बात करो, और ऐसे नहीं है कि आप अलग वे में जा रहे हो, नहीं, पॉजिटिव आउटलुक दो उसे, ताकि जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन हो वो एक होपफुल अच्छी हो सके। देन कंप्लीटनेस की बात करें तो अपने मैसेज को अगर आप इनकोड कर रहे हो तो उसे कंप्लीट करो, ताकि जो रिस्पॉन्स आए वो भी अच्छा ही आए। अगर आपका मैसेज ही कंप्लीट नहीं होगा तो सेंडर उस बारे में ध्यान नहीं देगा, सोचेगा ही नहीं। कंप्लीट मैसेज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है वो केयरलेस है, क्योंकि रिसीवर को तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की नीड है ना। और अगर सेंडर उस पूरा मैसेज ही नहीं दे रहा, ऐसे बोल रहा है हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी कर ले, ऐसे भी कर ले, तो इसका मतलब है कि सेंडर केयरलेस है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। मेक श्योर कि जब आप अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर रहे हो तो आपके मैसेज में एक क्वेश्चन जरूर हो, वो 5 Ws वाला, यानी कि व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, और हु कौन, या फिर एक H हो हाउ, कि ये प्रोसेस कैसे हो। इसके बाद करेक्टनेस की बात करते हैं। आपको लैंग्वेज का यूज करने से पहले इंश्योर होना पड़ता है कि आप वर्बली बात करना चाहते, नॉन वर्बल तरीके से बात करना चाहते हो, ताकि जो रिसीवर है उसे जो मैसेज रिसीव हो वो इजीली उसे पढ़ पाए। इसके बाद क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके उस मैसेज में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ थॉट और क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन जरूर होना चाहिए, ताकि वो उसको इजीली समझ पाए। सिंपल लैंग्वेज का यूज करने की आपको ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ब्रीविटी पे बिलीव करता है कि अगर भाई आप कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आप चारों ओर कहीं नहीं जाते, रिलेवेंटली बात करते, तो ये आपका और सेंडर का दोनों का टाइम बचाता है। आपका गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अपने मैसेज को कंसाइज करके, अपने मैसेज को कंप्लीट करके किसी भी तरीके से भेजें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो किसी चीज से डिस्टर्ब ना हो, कि पीछे से शोर आ रहा है और आप बात करने की ट्राई कर रहे हो तो इट्स अ बैड इंप्रेशन। देन कंक्रीटनेस की बात करते हैं तो कंक्रीटनेस का मीनिंग काफी ज्यादा विविड है, यानी कि मीनिंगफुल, क्लियर, स्पेसिफिक तरीके से किसी भी चीज को बताना। आप इस तरीके से अपने मैसेजेस, अपने थॉट, अपने आइडिया को कन्वे कीजिए कि सामने वाला जो रिसीवर है, जो उस चीज को सुन रहा है, वो उस चीज की एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर ले। तो ये एक गुड कम्युनिकेटर की पहचान होती है। तो ये थे हमारे 7 Cs। दैन इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो 7 Cs होते हैं वो कम्युनिकेशन के वाइटल पिलर्स होते हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को
काफी ज्यादा बिल्डअप करते हैं और अच्छा बनाते हैं। सी पार्ट है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं? हम ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हो या कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हो तो वो हमारी बात को बीच में इंटरप्ट करे या फिर हमारी बात ही ना होने दे। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना कन्वर्सेशन के दौरान, इसे कहते हैं हम बैरियर्स। ये अलग अलग लेवल्स के अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि कुछ इमोशनल बैरियर, कुछ एटीट्यूडनल, कुछ फिजिकल, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल, कुछ इंडिविजुअल, कुछ कल्चर, कुछ सीमेंटिक और कुछ लैंग्वेज बैरियर्स। सबसे पहले अगर हम इमोशनल बैरियर्स की बात करते हैं तो दीज बैरियर्स अराइज फ्रॉम इमोशनल स्टेट्स। तो ये इमोशनली निकल के आता है। देखो जैसे कोई गुस्सा है, कोई उदास है या वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है और किसी मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, तो वो इमोशनल स्टेट में है। के बाद होता है लैंग्वेज बैरियर्स। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन जो लैंग्वेज है वो सबको समझ नहीं आती। अगर कोई फॉरेन से आया बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करने, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है उन्हें हिंदी नहीं समझ आएगी, उन्हें वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं जिसकी वजह से आप किसी के साथ इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते हो। फिर सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को इंटरप्ट कर देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ है जो उस वर्ड के मीनिंग को बदल दे, तो फिर वहां से शुरू होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर एक वर्ड के काफी ज्यादा डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। देन कल्चरल बैरियर्स, ऑब्वियसली बात है अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। कभी कभी क्या होता है कि मिसअंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसके बीच जब हम कुछ कल्चरल डिफरेंसेस से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि किसी को वो नहीं समझ आती है और किसी का बिल्कुल अलग होता है, तो ये प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इंडिविजुअल बैरियर्स भी होते हैं। देखो इंडिविजुअल बैरियर्स किसे रेफर करते हैं? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, ये अपने डिफरेंसेस, कभी कभी किसी को अटेंशन ज्यादा नहीं मिल रही, कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी रिसीवर्स और सेंडर मैसेजेस में इम्पैक्ट डालते हैं। फिर फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। ऑब्वियसली बहुत शोर हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा दूर है, कहीं लाइट ही नहीं आ रही, कहीं टेक्नोलॉजी इश्यूज है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत दूर है, तो उससे जो कम्युनिकेशन है या जो मैसेज का ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर एटीट्यूडनल बैरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसकी हम बात करते हैं? प्री कॉन्सेप्ट नोशन, प्रिजुडिस और बाइसेस। अगर हम बात करें, देखो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम ये देखेंगे, अगर किसी एटीट्यूड की हम बात करते हैं, आप लेकर आ रहे हो कोई नया आइडिया, लेकिन कुछ है क्लोज्ड माइंडनेस के बंदे, अब उनको ये चीज नहीं समझ आ रही है, उनके पर्सपेक्टिव से आपकी चीज बिल्कुल अलग है, तो ये चीज भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच बैरियर के रूप में काम करती है। सो एट दैट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो बैरियर्स होते हैं वो अलग अलग चीजों में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि आप फोन पे बात कर रहे हो, एकदम से इंटरनेट चला जाए तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, तो ये रुकावट बनाएगा। ऐसी लैंग्वेज की वजह से भी होता है, नॉइस की वजह से भी होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं, ये इंटरप्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डी पार्ट को देखेंगे, साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो साइलेंस एक ऐसा वे है जिसमें हम बात तो करते हैं लेकिन वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम चुप रहते हैं, लेकिन चुप रह के भी हम बहुत कुछ बोल देते हैं, तो इस चीज को कहते हैं साइलेंस। अब अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, तो देखो रिफ्लेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग। साइलेंस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो इन्फॉर्मेशन को इजीली गैदर करता है, एक्टिवली सुनता है। इसके अलावा जो स्पीकर के वर्ड्स हैं, जो उसके इमोशन है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके अलावा रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन। साइलेंस में रिस्पेक्ट, पेशेंस और कंसिडरेशन स्पीकर के थॉट्स के लिए हमसे कन्वे हो जाती है। सबसे मेन बात, हम उसके वर्ड्स को वैल्यू देते हैं, हम उसे स्पेस देते हैं कि वो अपने आप को बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेस कर सके। कि हम चुपचाप बैठे हैं और कोई अगर अपनी स्पीच दे रहा है तो वो और कंफर्ट होके देगा। अगर हम बीच में से बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे, यूं क्यों, ऐसे कैसे कर दिया, तो वो चीज वो बार बार डिस्टर्ब होगा और वो इतने अच्छे तरीके से अपनी उस स्पीच को नहीं दे पाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अगर आप साइलेंस रहते हो तो इसके साथ आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं। इमोशन में क्या क्या होता है? कंटेंटमेंट, सैडनेस, एंगर, कंफ्यूजन, कंटेम्पलेशन, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। फिर अलाउइंग प्रोसेसिंग टाइम। जो साइलेंस है वो लोगों को एक थोड़ा सा जो पॉज वाला मोमेंट होता है ना, वो प्रोवाइड कराती है, तो ये काफी ज्यादा थॉटफुल लगता है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आती है इसमें, आपको पता है नॉन वर्बल मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखो मिस इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली कभी कभी साइलेंस रहना बहुत गलत भी हो जाता है, कभी कभी लोग गलत सोच लेते हैं और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। उसके बाद लैक ऑफ क्लियरिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर एक कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्लियरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और आप साइलेंट ही रहोगे, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को खत्म कर देगा। कुछ क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है, आंसर है नहीं दे पा रहे हो आप,
आप बिल्कुल शांत हो, तो जो वो अनआंसर्ड क्वेश्चन है क्या क्रिएट करेंगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, अनकंफर्टेबल एटमोस्फेयर। कभी कभी क्या होता है कि अगर पूरी तरीके से साइलेंस है तो ऐसा लगता है जैसे डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो इट्स नॉट क्लियर, पता ही नहीं होता कि साइलेंस है क्यों, साइलेंस हमारे लिए ये है पर क्यों है। तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट और टेंशन वाला जो मोमेंट होता है ना वो क्रिएट कर देता है, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं थोड़ा अनईजी सा फील करते हैं, जो किसी को फील नहीं करवाना चाहिए। फिर टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट ये सेम पॉइंट है, एक्वर्डनेस आती है, इंटरेस्ट कम होता रहता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अगर आप साइलेंस रहोगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस भी करोगे, इसीलिए आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को शेयर करता रहना चाहिए, एक्टिव खुद को दिखाना चाहिए। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि साइलेंस एक ओवरलुक पावरफुल मोड है कम्युनिकेशन का। सेम सी बात है कि बिना बोले ही बहुत कुछ बोल जाना, पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब अगर कम्युनिकेशन में रोल की बात करें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक ऐसी प्रोसेस आती है जो हमारे अंदर की जो हमारा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो हमारा ओवरऑल कैरेक्टर है, इसे इनहेंस करती है, सोशली भी, पर्सनली भी, और हर एक इंडिविजुअल को ये रेफर करती है। ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, आपके सेल्फ अवेयरनेस से लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंट एंड पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। अगर सबसे पहले हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें तो सेल्फ एक्सप्रेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है या वो इतना इनेबल है कि वो अपने थॉट, अपने इमोशन, अपने आइडियाज को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है, के पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। अगर कोई अपने आप को एकदम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है तो इसका मतलब है वो अपनी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव साइड सामने वाले को दिखा रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन के लिए एक फंडामेंटल टूल है। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो आप सोसाइटी में रह ही नहीं सकते। तो आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप सोसाइटी में रह सको, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सको, कनेक्शन बना सको। देन लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है तो आप लीडरशिप एबिलिटीज के रोल को प्ले कर सकते हो, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, अपनी पूरी टीम को भी संभालते हैं। इससे आपका करियर डेवलपमेंट होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हाईली है, तो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से जाने जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आइडियाज को क्लियरली नेगोशिएट कर पाओगे, इससे कोलैबोरेशन बढ़ेगा और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओ। फिर सेम वही इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डेवलप होती है और वही अडेप्टिबिलिटी और एम्पैथी। आपको सिर्फ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं आनी चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि एक एक्टिव लिसनिंग भी आनी चाहिए ताकि आप भी दूसरों को समझ सको। बोल तो आप बहुत अच्छा रहे हो लेकिन किसी को सुन नहीं रहे हो तो वो चीज बहुत गलत हो जाएगी। सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल को एक शेप देती है कि हाउ दे आर इंटरेक्ट, हाउ दे आर एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड मेक बिल्ड अप द रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, विद द ग्रुप और विद द पीपल। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझा दिया। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।